हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए है। अगर आपने साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देख लो, साइंस में आप 95% स्कोर करोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हम आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे क्लास 10th का, और बहुत ही बड़ी बड़ी क्लासेस आने वाली हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि हमारी जो भी क्लास आए आप हमारे साथ जुड़ जाओ, अगर क्लास 10th की पूरी तैयारी करनी है तो, ठीक है। ये है क्लास 10 साइंस के लिए जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपका ये जो नंबर है ये फिक्स हो जाएगा, 70 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो आज तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पेपर में 100% आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये समझो कि आपके पेपर में से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बता चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन, और वो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, फटाक से सब्सक्राइब करो सारे स्टूडेंट, ताकि आप हमारे साथ पूरी तैयारी कर सको, ठीक है। मन लगा के, दिल लगा के तैयारी करो, और आज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ये सारा नोट बना लेना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है साइंस का कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। अब यहां क्या पूछ रहा है ना कि यहां आपको ये बताना है कि इसमें अभिक्रिया कौन सी है, कौन सी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो और सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के लिए एक चीज याद रखना, अगर इसमें कोई भी चीज विस्थापित हो रही है, देखो यहां Fe2 बाहर कर दिया और Al2 के साथ O3 जुड़ गया। देखो Al2 के साथ O3 जुड़ गया, तो यहां एक चीज दूसरे चीज के साथ जुड़ रही है, यानी कि विस्थापित हो रही है। तो संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, मतलब दो चीजें A है और प्लस V है, ये दोनों जुड़ के AV बना ले, तो ये संयोजन होता है। इसका उल्टा कर दो तो वियोजन हो जाता है, बट ये दोनों नहीं है। और द्विविस्थापन का मतलब दो आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें एक ही आयन का आदान प्रदान हुआ है, तो ये है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। आपको मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आप पूरा करके आना, सारे क्वेश्चंस आपको समझ कर जाना है। अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू होती है, जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम या 7 से अधिक। अब आप लोगों को पता है या नहीं पता है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। देखो आप लोगों को मैंने एक पीएच स्केल पढ़ाया था, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको एक एक चीजें बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको बेसिक से समझो। देखो एक पीएच स्केल होता है जो कि आपका 0 से शुरू होता है, 14 तक जाता है, और बीच में आपका 7 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां 0 से लेकर 7 तक भैया अम्लीय होता है, मतलब 7 के नीचे, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। अगर अम्लीय पूछे तो कह देना 7 से कम, अगर क्षारीय पूछे तो क्या कहोगे 7 से अधिक, और अगर उदासीन पूछे तो 7 जिसका कोई स्वाद नहीं होता है, उदासीन होता है, ठीक है, जैसे पानी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप क्या बताओगे, अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम, ठीक है कुछ नहीं है ना। देखो जब आप समझोगे तो क्वेश्चन सबसे आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। एक होता है बच्चों क्या, एक होता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी आप लोग देख लेना बुक में। देखो एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे तत्व होते हैं। अब हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व होंगे वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। आप देख लेना कौन कौन से नीचे हैं, जो नीचे हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो ऊपर हैं वो कर पाएंगे, ठीक है। तो जो नीचे हैं वो गरीब हैं, और गरीब अपने अमीर से, वो ऊपर हैं भाई, तो वो कैसे विस्थापित करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ आपका जो Fe है ये ऊपर है, Fe ऊपर है तो ये कर सकते हैं, Cu नहीं है, Cu नीचे है, Cu जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला
4 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम होता है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम जानने से पहले फार्मूला पहले समझो, CH3COOH। अब इसमें कार्बन की संख्या देखो कितनी है, 1 और 2, 2 कार्बन है और ये हमारा कौन सा है, ओइक जुड़ेगा। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और एथ में ओइक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, एथेनोइक। ओइक मतलब एथेनोइक, तो ये होता है बच्चों एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जितना अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और नोट बना लेना, एक बार समझो फिर दोबारा वीडियो को देखकर नोट्स बनाओ। ठीक है, ये बच्चे गलती मत करना कि साथ में मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग नोट कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है माय डियर स्टूडेंट, ब्यूटेनोन में बच्चों ओन जुड़ा हुआ है। ओन का मतलब होता है कीटोन समूह। तो ए ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड OH या ऐसा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O है या CHO COOH। क्रियात्मक समूह, आपको कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है नहीं पता है, आईयूपीएसी नेम मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं पता हो तो फिर से मैं आईयूपीएसी नेम आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जो हमारा ब्यूटेनोन यानी कि ओन है कीटोन समूह, तो इसमें हमारा ये वाला है CO होता है। ठीक है, कीटोन का क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ अगला 6 नंबर क्वेश्चन, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सारे क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स होता जा रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है तैयार करो जम के। पहला है CO2 तथा H2O, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो स्वापोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है, CO2 भी इंपॉर्टेंट है, जल भी इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग बिल्कुल से नोट्स बनाओ, तैयार करो। और आप लोग आज से ही जितने स्टूडेंट स्कूल कोचिंग ज़्यादा जा रहे हैं उसको छोड़ो और आप सेल्फ स्टडी का मतलब 100% सेल्फ स्टडी पर फोकस करो और 3 महीना आप हमारे साथ जुड़ जाओ। जितना भी बोर्ड एग्जाम का है वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कसम खाओ कि आज से आप लोग पढ़ाई करोगे और 100% आप सेल्फ स्टडी। आप क्वेश्चन बैंक ले लो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर टिक लगा लो। डेली आप 10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का याद करो, 60 क्वेश्चन आपको डेली 6 सब्जेक्ट का याद करना पड़ेगा। लेकिन फिर 30 दिन के बाद ऐसा निखर के आओगे कि दुनिया आपको सलाम करेगी और आप बहुत आगे निकल जाओगे और स्टूडेंट से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, टॉपर बन जाओगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम जा से होता है, जाइलम जा से होता है जल, तो जल का वहन करता है जाइलम। ठीक है, जल का वहन जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है, लार, जठररस, पित्तरस या अग्नाशय रस। तो यकृत जो है वो पित्तरस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, पित्तरस। ठीक है, पित्तरस स्रावित करता है यकृत। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य उत्तरदायी है, सॉरी मनुष्य की जगह आप कर देना, सॉरी मनुष्य की जगह मनुष्य का एक भाग होता है मस्तिष्क, इसको कर देना। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए मस्तिष्क के द्वारा सोचा जाता है, हृदय स्पंदन भी किया जाता है, शरीर का संतुलन भी बना रहता है। तो उपयुक्त सभी, मस्तिष्क जो है इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो इन चारों में से अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका तो नर जनन तंत्र का भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ और पूरी तैयारी करो। हम आपको ऐसे साइंस का भी देंगे, सोशल साइंस का दे चुके हैं और अब स्टार्ट होने वाला है हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं, आपके जितने भी मॉडल पेपर हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो कॉपी में पूरी हिंदी जो है, हिंदी का जितना भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैं लिख कर लाऊंगा और आपको बताऊंगा पूरा कॉपी कैसे लिखें। पूरा 70 नंबर का पेपर है, 70 का 70 समझाऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को
पराग कोश में होते हैं वाहिदल अंडाशय, अंडक या पराग कण। तो पराग कोश के अंदर याद रखना, पराग इसमें लिखा हुआ है तो पराग के अंदर पराग ही होता है, पराग के अंदर पराग कण होता है, ठीक है। तो वही समझ जाना कि पराग पराग ट्रिक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? टमाटर, बैगन, मटर, सरसों। तो मेंडल ने जो है वो अपना प्रयोग जो है वो किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। किस पौधे पर? मटर। मटर का मतलब है, अब मटर का वैज्ञानिक नाम बोर्ड एग्जाम में आता है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, HW। मटर का वैज्ञानिक नाम सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताना, जितने स्टूडेंट पढ़ने में तेज हैं जरूर बताना, जो जिसको नहीं पता है वो आप बुक में से ढूंढ कर बताओ, क्योंकि भाई मेहनत आपको भी हमारे साथ करना है, जितना आप करोगे उससे ज्यादा मैं कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज का है? अगर शुद्ध का नाम आ जाए तो याद रखना कैपिटल होगा, हर एक अक्षर कैपिटल होगा। कैपिटल का मतलब ये स्मॉल है तो नहीं है, इसमें एक स्मॉल है नहीं, इसमें एक स्मॉल है नहीं है, आर बिल्कुल कैपिटल जो होगा। शुद्ध का मतलब बिल्कुल कैपिटल, और शुद्ध का याद रखना बिल्कुल कैपिटल होगा। तो कैपिटल आर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, 14 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो देखो फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर तो उसकी 2 गुना यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो 14 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा उस किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। देखो अगर माइनस में है तो दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल, या दर्पण अवतल लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल लेंस अवतल। देखो अगर दोनों ऋणात्मक है तो अवतल दर्पण में हमारा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस में भी हमारा फोकस दूरी ऋणात्मक ही होता है, चाहे लेंस हो या दर्पण। तो दोनों संभावता आपका अवतल ही होगा, चाहे आपका लेंस हो या दर्पण हो, दोनों हमारा अवतल ही रहेगा। ठीक है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच जिनका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है माय डियर स्टूडेंट वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जिनका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पहली बात जिसकी घात 6 है उसको तो हटा दो भैया, 2 लाइफ लाइन। अब बचा भैया 8 घात वाली। 8 का मतलब है अगर आप 1.5 से 3 में भाग दोगे तो 1.5 2 बार जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ में आएगा। 17 आ जाओ। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट। तो कितना होता है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। 18 नंबर आ जाओ। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? 3.6 × 10⁻3, 3.6 × 10⁻4, 3.6 × 10⁻6, 3.6 × 10⁻6। ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या 3.6 × 10⁻6 होता है। 3.6 × 10⁻6। ठीक है। तो ये आपका हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। 19 में पूछ रहा है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। कोई एक गतिमान आवेशित कण है, अगर वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो क्या उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र में होगा तो क्या उत्पन्न करेगा? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों को हटा दो, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों ऑप्शन है तो दोनों कर दो। ठीक है। जहां दोनों है तो दोनों पे टिक लगाना पड़ेगा। OMR सेट में किसी एक को ही काला करना पड़ता है। अगला स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों की पृथ्वी पर आने से रोकती है?
क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। तो ये तो सारे स्टूडेंट को पता है कि भैया ओजोन परत जो है वो हमारा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव मैंने सबसे पहले समझा दिया, ऐसे मैंने सोशल साइंस में भी बताया था। अभी मैं आपके माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता हूं, अभी मैं आपको छोटी छोटी चीजें पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, ये 20 ऑब्जेक्टिव में से 15 ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो बहुत है इतना ऑब्जेक्टिव। और भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी क्लास आने वाली हैं, बट ये अभी मैं आप लोगों को पहले ऐसा समझा रहा हूं कि आप लोग पढ़ने के लिए मन लगा लो। इतनी चीज़ें पहले थोड़ी सी छोटी क्लास समझो ताकि आप लोगों का पढ़ने में मन लगने लगे। जब आपका पढ़ने में खूब मन लगेगा तो फिर मैं आपको 1-1, 2-2 घंटे की क्लास दूंगा और फिर आपका पूरा तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव आज का आप लोगों का होमवर्क है, तैयार कर लेना। चाहे आपको याद ही करना पड़ेगा, वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखो, लेकिन याद कर लेना, क्योंकि कल फिर से आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा और वो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आज का आज ही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप कल पे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। अगर कल पे छोड़ोगे तो कल आपके पास प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कल भी क्लास आपकी आएगी। तो अभी और भी क्वेश्चन है, मतलब वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लघु दीर्घ इन सब टाइप की क्वेश्चन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने डुबाया तो डुबाने के बाद विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखो, सबसे पहले लोहा जो है, लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। लोहा क्या है? कॉपर जो है, लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम है, क्योंकि ये नीचे है। तो लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और अभिक्रिया निम्नवत है। जब ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जाता है तो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग अलग था, जब आयरन सल्फेट बन गया, आयरन उसमें मिल गया, तो उसका रंग अलग ही हो जाएगा। तो रिएक्शन आप समझ लो, बस रिएक्शन समझ लो, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो Fe सॉलिड है। ठीक है, जब हमारा लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया एक्वस, तो ये हमारा बना FeSO4 एक्वस। देखो Fe जो है Cu को विस्थापित कर दिया प्लस Cu सॉलिड। ठीक, तो ये क्या क्या है? ये हमारा है आयरन, आयरन, ये है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। ये है भैया आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और फिर हमारा ये क्या है? ये है कॉपर। बस, तो यहां जब हमारा भैया कॉपर सल्फेट से हमारा आयरन सल्फेट बन गया तो इसका रंग बदल ही जाएगा। तो भैया जब कॉपर की लोहे की कील में जम जाता, जब कॉपर जो है लोहे की कील में जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है तो जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका रंग बदल जाता है क्योंकि ये कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया, क्योंकि हमारा कॉपर से हटकर कॉपर को हटाकर आयरन घुल गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग समझ कर ही जाना। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगर नहीं समझोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। एनसीईआरटी का है माय डियर स्टूडेंट, 2014 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, तो फिर बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। देखो समजातीय श्रेणी क्या है? जो समजातीय श्रेणी होता है वो क्या होता है, मतलब समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है, उदाहरण देकर अच्छे से समझाना है एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका परिभाषा। पहले परिभाषा समझ जाओगे तो आपको आसान लगेगा कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा, उनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र का मतलब एल्केन है तो एल्केन हो, एल्कीन है तो एल्कीन है, एल्काइन हो तो एल्काइन हो, या एल्कोहल समूह है तो सारे एल्कोहल समूह के हों। ठीक है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं और सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं, उनके सदस्यों को हम लोग समजात गण कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गण कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, और सदस्यों को, उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। ठीक है, अब
एग्जाम्पल लाइकेज आप मैं एक ही जैसा सारा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग मेथेन ले सकते हो, एथेन ले सकते हो सब, और हम वो तो आपको पता है, तो हम मेथेनॉल लेते हैं ताकि कुछ अलग। मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेथेनॉल है CH3OH। तो अगर आपने ये लिया तो इन्हीं के सारे होने चाहिए, OH समूह के ही सारे होने चाहिए, ठीक है। अगर एक ले लिया तो सारे इसी समूह के होने चाहिए। तो मेथेनॉल के एथेनॉल ले लो भाई, फिर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जितना ले सकते हो लेते जाओ, क्योंकि ये आपका एक ही समूह के हैं, और एक ही समूह के हैं तो आपका सम मतलब समान, जाति मतलब जाति, समान जाति हो जाएंगे, समजातीय। इनको हम लोग समजातीय भी कहते हैं और सजातीय भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोपेनॉल भी ले लेते हैं, 3 का जोड़ा बन जाए प्रोपेनॉल, यानी कि CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। बस हो गया, बस ये एग्जाम्पल इतना बहुत है। अब अगला लक्षण देख लो, लक्षण भी जानना जरूरी है। लक्षण नंबर फर्स्ट, सभी सदस्यों का एक ही समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो इनके सभी सदस्य होते हैं उनको एक ही सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। एंड प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक जो क्रमागत सदस्य है उनमें CH2 का अंतर होता है, ठीक है। CH2 का अंतर, लाइक इनमें और इनमें CH2 का अंतर है, क्योंकि यहाँ CH3OH है, यहाँ CH3OH, लेकिन बीच में CH2 है, तो यही अंतर हो गया। अब इसमें और इसमें CH2 का अंतर है, ठीक है। एंड किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। देखो, एक सदस्य का गुणधर्म पता है, ये OH समूह के हैं, तो कुछ सामान्य गुणधर्म आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये टिप्पणी करने के लिए आया है, टिप्पणी करने के लिए बहुत बार आ गया है। अब इसको हम लोग टिप्पणी करना सिखाएंगे। तीसरा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। देखो कितनी बार आया हुआ है, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार भैया अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वर्ल्ड कप लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अब की बार भी आएंगे, 2024 में ही लगातार आ रहा है, तो भैया लगातार आता ही जाएगा। केमिस्ट्री में आएगा, देख लेना, जब पेपर देकर आओगे तो कहोगे सर आया था। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब किसी भी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो इसी को तो हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब जैसे हमने लिया, देखो यहां देखो हमने लिया CH4 मेथेन, और हमने कराया क्लोरीन से रिएक्शन, मेथेन का क्लोरीन से रिएक्शन कराया, और धूप में, यानी कि धूप है, ठीक है। तो देखो ये विस्थापित कर देगा, कैसे, यहां CH4 है तो यहां से CH3, और यहां से ये विस्थापित हो गया, इसके साथ Cl हो गया, और प्लस यहां से H एक बचा, और यहां एक Cl बचा, HCl। देखो विस्थापित हुआ ना, प्रतिस्थापन हुआ ना, क्योंकि ये जो था ये अकेले था, इसके साथ Cl जुड़ गया, तो प्रतिस्थापन हो गया ना। तो ये हमारा मेथेन, इसलिए इसे हम लोग इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मेथेन, ये है क्लोरीन, और ये है मेथिल या क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम आपको एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं। अगला आ जाओ, बायोलॉजी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको भी हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से। देखो इसमें लिखा हुआ है कि रुधिर तथा लसिका में, जो रुधिर होता है और लसिका होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो एक तरफ आप लोग हेडिंग डालो रुधिर, मतलब रुधिर जो होता है, एक तरफ आप लोग हेडिंग डालो लसिका, रुधिर और लसिका। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। जो रुधिर होता है वो गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है, और लसिका जो होता है यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक होता है। ये रंगहीन होता है, ये गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है। फिर रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। रुधिर में क्या पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। और लसिका में जो होता है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है तो ये रंगहीन नहीं बल्कि लाल होती, ठीक है। तो ये रंगहीन है, इसका मतलब इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं,
तीसरा पॉइंट, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में होते हैं। भाई रुधिर में प्रोटीन्स तो होते ही हैं, सभी को पता है। लसिका में प्रोटीन्स होता है बट इनकी अपेक्षा कम मात्रा में होता है। रुधिर में ज्यादा होता है, लसिका में कम होता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रोटीन होते हैं। अगला 4 नंबर, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। 5वां पॉइंट, यह रुधिर वाहिनियों में प्रसंचित होता है, यह लसिका वाहिनियों में प्रसंचित तथा ऊतक द्रव्य में भी होता है, ठीक है। मतलब लसिका वाहिनियों में तो होता ही है लेकिन इसके अतिरिक्त ऊतक द्रव्य में भी प्रसंचित होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। मैं अभी आप लोगों को जितना बता रहा हूं वो समझ लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। नोट बनाओ और पूरा क्वेश्चन समझते जाओ, नोट बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। तो आओ अब हम लोग टकराते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, इनको भी देखते हैं। एक आता है विद्युत प्रतिरोध का टॉपिक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखना है और इनका मात्रक भी बताना है। तो विद्युत प्रतिरोध का परिभाषा तो आपको अभी बता देंगे तुरंत, मात्रक तो तुरंत बता देंगे। देखो, सबसे पहले प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। अब अवरोध का मतलब होता है जब रास्ते पर आप जाते हो किसी बाइक से, साइकिल से, रास्ते पे आप चलते हो तो आपने देखा होगा कि रास्ते पर एक ब्रेकर बना होता है। ब्रेकर का मतलब ऐसे थोड़ा ऊपर, ताकि वहां गाड़ी धीरे किया जाए, ठीक है। और वहां ब्रेकर इसलिए बनाया जाता है ताकि जो चीज फ्लो हो रही है, कोई चीज जा रही है तो उसका स्पीड कम हो जाए, वरना जिस स्पीड से जाते हो अगर उसी स्पीड से जाते रहोगे तो हो सकता है आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए ब्रेकर बनाया जाता है। इसी प्रकार से जब चालक होता है, चालक में अवरोध उत्पन्न करता है, वही प्रतिरोध होता है। जैसे किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब अवरोध, विरोध करता है। चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत चालक मतलब प्रतिरोध कहलाता है, अथवा विद्युत चालक की शुरू के बीच आरोपित विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात के बराबर होता है। मतलब दोनों कह सकते हो। एक तो आप इनका V/I होता है ना, तो मतलब इनका विभवांतर तथा धारा का अनुपात हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है। एक जो चालक के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, दोनों, ठीक है। अब प्रतिरोध बराबर जो होता है, प्रतिरोध R बराबर जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? वो होता है विभवांतर बटे धारा। विभवांतर यानी कि V बटे में धारा I, ठीक है। अब धारा I, अब इनका मात्रक हमें बताना है, तो भैया मात्रक देख लो, जो R का मात्रक है। देखो, विभवांतर का मात्रक वोल्ट बटे धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। ये हो गया इनका मात्रक, या फिर हम इसे ओम भी कह सकते हैं, ओम, बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा विद्युत प्रतिरोध का टॉपिक, और बहुत ही आसान है और कुछ भी नहीं है। तो आज हमने आपको पढ़ाया 20 ऑब्जेक्टिव और 20 ऑब्जेक्टिव आज आप लोग इतना तैयार करो और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना सर ये सारा कंप्लीट हो गया, आगे पढ़ाइए। तो फिर मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक सारे पढ़ा दूंगा। और ये जो सप्ताह नंबर पक्का करना है तो अभी आप लोगों के लिए और भी क्लासेस आएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।